हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में, बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज आप सभी को 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमेशा अपनी भाषा का सम्मान करें। हमारी भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, इसलिए हमेशा हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, अब हमने जो है कल आपको आर्टिकल 55 के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यदि नहीं देखा है तो इसके नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, ऊपर भी आ जाएगा, तो उसमें आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। कल हमने आर्टिकल 55 यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रोसीजर है, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन का मैनर है, उसकी रीति है, उसकी विधि है, हमने वो कर लिया था। एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हमने ये सब उसमें कल पढ़ा था। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो किस प्रोसेस से होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू जो वोटिंग होती है वो आपकी होती है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होती है। ये हमने कल के लेक्चर में, कल की वीडियो में हमने देखा था, हमने सुना था। अगर यदि वो आपने वीडियो देखा तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लीज उसे देख लीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 56, जो कि किसके बारे में बात करता है? ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट की कितनी टर्म्स ऑफ ऑफिस होंगी, कितना उसका कार्यकाल होगा, कितनी अवधि के लिए उसको चुना जाएगा, जो कि हमारा बात करता है आर्टिकल 56। तो देखिए आर्टिकल 56 क्या कह रहा है। मैं आपके सामने आर्टिकल 56 को पेश कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल 56 अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए आर्टिकल 56 क्या कहता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या कहता है। क्लोज वन देखिए, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड टर्म फॉर ए द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? 5 ईयर, 5 साल होगा। कब से? जब वो अपने ऑफिस में एंटर करता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन से नहीं, डेट ऑफ इलेक्शन से नहीं, या उसके राष्ट्रपति चुने जाने से नहीं, जब वो राष्ट्रपति के रूप में चुन के अपने ऑफिस में एंटर करता है, उससे 5 साल जो है उसका टर्म ऑफ ऑफिस का माना जाता है। उसका टर्म ऑफ ऑफिस वो 5 साल का होता है। उसके बाद देखिएगा प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजन देखिए क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट को जो है एड्रेस करके अपना रिजाइन कर सकता है अंडर हिज राइटिंग, अंडर हिज हैंड, यानी खुद अपने हाथों से अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उसको एड्रेस करके अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। दोबारा सुनिएगा, प्रोविजो क्या कहता है। फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, वैसे तो प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा? 5 years होगा, लेकिन अगर उससे पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो वाइस प्रेसिडेंट के नाम अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। उसके बाद दूसरा प्रोविजो क्या कहता है। द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में जो इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट के बारे में, जब प्रेसिडेंट को जो है हटाने के बारे में बात करता है, रिमूवल के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को केवल एक ही तरीके से हटाया जा सकता है। यह आपका आर्टिकल 56 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को केवल एक ही तरीके से हटाया जा सकता है। किस लिए? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, केवल इसी ग्राउंड पर, यही एक ग्राउंड है
जिसके ऊपर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। आर्टिकल 61 में जो है आपको प्रेसिडेंट के हटाने की प्रोसेस दे रखी, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट को जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ, इन विच आर्टिकल इट इज गिवन दैट प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन देता है, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 56 का जो सब क्लोज 1 का जो सेकंड प्रोविजो है वो क्या कहता है, वो कहता है उसका ये आंसर है, उसमें ये आंसर दिया हुआ है कि इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। और आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में बात करता है। तो अगर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा, ये बात किस आर्टिकल के अंदर दी है, तो ये आर्टिकल 56 के अंदर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाएगा, प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, ये बात आपके आर्टिकल 56 में दी है। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपको आर्टिकल 61 के अंदर दिया है। तो इसमें जो है आप 56 में जो ये बात लिखी हुई है इसके बराबर में आप लिख लीजिए रीड विद आर्टिकल 61। यहाँ पर आप जो है क्लोज बी के साइड में जहाँ पर भी आपको जगह मिले वो लिख लीजिए रीड विद आर्टिकल 61, और आर्टिकल 61 के बराबर में जाकर के लिखिए रीड विद आर्टिकल 56। उसके बाद अगला कहते हैं कि अगला प्रोविजो क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शेल एक नोट विद स्टैंडिंग द टर्म एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। इस बात को जो है हम ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं, नोट विद स्टैंडिंग से लेकर के एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म तक इस बात को ब्रैकेट में डालते हैं और इसको हम स्किप करते हुए पढ़ेंगे क्या कह रहा है। अब देखिए इसको स्किप करते हुए पढ़ते हैं तो द प्रेसिडेंट शेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो कब तक अपना ऑफिस कंटिन्यू रखेगा, जब तक कि उसका सक्सेसर यानी अगला कोई पर्सन, उसके बाद कोई पर्सन जो है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बनके उसके ऑफिस के अंदर एंटर नहीं कर जाता, उस यानी प्रेसिडेंट बनके अपना ऑफिस वो नहीं ले लेता, तब तक जो होगा प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर बना रहेगा। और नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म का मतलब है उसकी जो टर्म है वो एक्सपायर होने के बावजूद, मान लीजिए सपोज कीजिए भाई 5 साल की टर्म है प्रेसिडेंट की, कितनी देर की है 5 साल, आर्टिकल 56 का क्लोज 1 कि 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनेगा। अब 5वें साल में जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में मान लीजिए सपोज कीजिए कोई ए पर्सन प्रेसिडेंट बना नया, तो जब तक वो ए जो होगा, जो नया प्रेसिडेंट होगा, जब तक वो ऑफिस में एंटर नहीं करेगा तब तक जो पहले वाला जो प्रेसिडेंट था वही कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की पोस्ट ऐसी है कि उसको जो है हम खाली नहीं रख सकते, उसको वैकेंट नहीं रख सकते। ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक पोस्ट ही ऐसी है जिनमें मेनली प्रेसिडेंट की ऐसी पोस्ट है जिसको हम वैकेंट नहीं रख सकते, और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कोई बात कहता, कोई इसके लिए कोई अलाउ करता है। तो क्या कह रहा है थर्ड प्रोविजो कि प्रेसिडेंट जो होगा वो तब तक अपने ऑफिस में बना रहेगा जब तक उसका सक्सेसर जो है ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता, तब तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा चाहे उसकी टर्म एक्सपायर हो गई हो। ठीक है, अब इसको एक बार हम आगे और पढ़ते हैं। क्लोज 2 देखिए, एनी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लोज ए, यानी क्लोज ए में जो वाइस प्रेसिडेंट को जो रेजिग्नेशन दिया गया है क्लोज ए ऑफ द प्रोविजो टू क्लोज 1, जो क्लोज 1 को जो प्रोविजो दिया गया है उसके जो क्लोज ए में ये बात जो लिखी गई कि रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा, शैल फोर्ट विद बी कम्युनिकेटेड बाय हिम, उसको जो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा का जो स्पीकर होगा उसको कम्युनिकेट करेगा। मतलब क्या कहता है कि आर्टिकल 56 कि प्रेसिडेंट जो होगा रेजिग्नेशन किसको देगा, किसको एड्रेस करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट किसको कम्युनिकेट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट किसको कम्युनिकेट का मतलब बताना, उसको कन्वे करना कि हाँ भैया मेरे पास ये रेजिग्नेशन आया है राष्ट्रपति साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, ठीक है,
वो किसको करेगा, वो स्पीकर जो होगा लोकसभा का उसको जो कम्युनिकेट करेगा यानी उसको बताएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला, अब इसको हिंदी में वो देख लेते हैं, हिंदी में ये क्या कर रहा है देखिए जरा। अगर आप हिंदी में देख पा रहे तो देखिए, राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, जिस दिन उसने अपना पद ग्रहण किया, जिस दिन अपने वो ऑफिस में एंटर हुआ, ठीक है, की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, यानी उससे 5 साल आगे तक जो है वो राष्ट्रपति रहेगा, पद धारण करेगा। परंतु परंतु यानी प्रोवाइडेड दैट, परंतु क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अंडर हिज हैंड का मतलब अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सीधी सी बात कहें अपना जो है रेजिग्नेशन दे करके अपना पद त्याग सकेगा, अपने उसे छुट्टी ले सकेगा, भैया मैं नहीं काम करना, आप अपना संभालो, ठीक है, ये कहेगा। उसके बाद अगला क्या कहते हैं, और दूसरा प्रोविजन क्या कहते हैं, संविधान का अतिक्रमण करने, अतिक्रमण का मतलब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग का मतलब इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। यानी क्या कहता है, इसमें ध्यान से सुनिए, केवल एक ही ग्राउंड है राष्ट्रपति को हटाने का, वो क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से परे जाकर के अगर प्रेसिडेंट कोई काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम करता है, तो उसी बेस पर उसको हटाया जा सकता है। और वो हटाने की प्रोसेस कहाँ दे रखी है, यानी इम्पीचमेंट, महाभियोग का मतलब इम्पीचमेंट, वो कहाँ दे रखी है, आर्टिकल 61 के अंदर दे रखी है। उसके बाद अगला प्रोविजन क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी, सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी राष्ट्रपति तब तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा जब तक उसका जो सक्सेसर है, उसका उत्तराधिकारी है, वो अपना पद, अपना ऑफिस ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो राष्ट्रपति बना रहेगा। उसके बाद क्लोज 2 क्या कहता है, खंड एक का मतलब क्लोज 1 के परंतु यानी प्रोविजो के खंड का, प्रोविजो के क्लोज ए के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र, जो रेजिग्नेशन जो उपराष्ट्रपति को दिया गया है, उसकी सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। कौन देगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो देगा लोकसभा अध्यक्ष को कि भैया मेरे पास ये रेजिग्नेशन आया है प्रेसिडेंट साहब का, ठीक है, बस सूचना ही देगा, कम्युनिकेट करेगा। इसके ऊपर कोई लोकसभा का स्पीकर है, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, ये काम होता है फिर वाइस प्रेसिडेंट का ही काम होता है। वाइस प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करता है, वो केवल कम्युनिकेट करता है कि भैया मेरे पास ये आ गया, आप लोकसभा के स्पीकर हो, मेरे पास अपने राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट साहब का ये रेजिग्नेशन आया है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम खत्म, छुट्टी, अब मेरा काम है, मैं संभालूंगा, ठीक है ना, हाँ बस, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट तो हुई हूँ, मैं अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भी चेयरपर्सन हूँ, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हूँ, ठीक है, तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप छोटे भाई हो। जैसे वो होता है ना कि घर का कोई भी काम होता है, अगर आपने देखा होगा जॉइंट फैमिली वगैरह के अंदर होता है, बड़े भाई छोटे भाई, जहाँ पर तो काम कौन करता है, बड़ा भाई करता है, छोटे भाई को क्या करता है, वो भैया बस ठीक है बराबर का है, आपसे सलाह मशवरा कर लिया, बता दिया आपको, लेकिन काम तो बड़ा भाई करता है। तो उसी तरह से ये काम होगा कि वाइस प्रेसिडेंट किसका बड़ा भाई है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा उसका बड़ा भाई होगा। तो भैया बड़े भैया अपना काम करते हैं, छोटे को बता देंगे हाँ भाई ये काम मैंने करना है, कर दिया, छुट्टी, ठीक है, हाँ बस। कई बार होता है ऐसा, जो फैमिलीज में होता है वो ऐसे ही होता है। उसके बाद होता है, अब अगला देखिए अपना आर्टिकल 57 क्या कहता है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन।
कि पुनर्निर्वाचन के लिए, री इलेक्शन का मतलब राष्ट्रपति को कितनी बार के लिए री इलेक्ट किया जा सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है उसके लिए। ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड, या तो वो होल्ड करता है या होल्ड का मतलब होल्ड कर चुका, यानी ऑफिस एज प्रेसिडेंट शेल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना सब्जेक्ट टू से लेकर के और अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ब्रैकेट में डाल के इसको स्किप करते हुए पढ़ेंगे। क्या कहता है, ए पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। मतलब क्या कहता है आर्टिकल 57, ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है या रह चुका है, ठीक है, तो उसको दोबारा वो जो है प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट किया जा सकता है, उसको री इलेक्ट किया जा सकता है, यानी वो री इलेक्शन के लिए वो जो एलिजिबल है। कितनी बार के लिए कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट इसके अंदर नहीं दे रखी है, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितना बार चाहे राष्ट्रपति को री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि अभी इंडिया में जो है केवल एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए कि प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति बने हैं 1952 से लेकर के और 62 तक, 1952 से 57 और 57 से 62। ठीक है, उसके बाद कोई राष्ट्रपति जो है दोबारा री इलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, ये अपना आर्टिकल 57 जो है ये बात कहता है। ठीक है, उसके बाद इसको अब बार हम हिंदी में और पढ़ देते हैं। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस बात को लाइन में ये इस संविधान से लेकर के और अधीन रहते हुए यहाँ तक जो है, इसको जो हम स्किप करेंगे, उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी उसको दोबारा से री इलेक्ट किया जा सकेगा। और जो मैंने आपको स्किप करवाया है कि जो इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस बात का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, या जो अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में क्या है, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को अगर यदि हम पढ़े तो क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अदर प्रोविजंस है उसको ध्यान में रखते हुए, अब ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्रपति को हटा दिया गया इम्पीचमेंट से, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के बेस पर हटा दिया गया, ग्राउंड पर हटा दिया गया, दोबारा फिर से उसको री इलेक्ट कर दो भैया, नहीं। अगर उसको जो है किसी प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट के द्वारा, इम्पीचमेंट के जरिए, क्योंकि उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 56 का जो क्लोज 1 का जो प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, वो कह रहा है कि भाई जो प्रोविजो का क्लोज बी क्या कहता है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के ग्राउंड पर हटा दिया। अब किसी राष्ट्रपति ने, किसी प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया और उसको इम्पीचमेंट से हटाया जा रहा है, तो वो दोबारा से उसको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बात आर्टिकल 57 में लिखी गई, इसका ये मतलब है आपको री इलेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अदर प्रोविजंस हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है ना, या फिर किसी प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज वगैरह लग गया या और कुछ लग गया, तो उसको भी दोबारा री इलेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसी चीज हो, कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा री इलेक्ट करते समय किसी भी प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 57 ये कहना चाहता है, कितनी बार के लिए हम री इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 क्या कहता है, प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी एक आदमी को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कहता है। अब देखिए क्लोज 1 कहता है, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही, कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है
एलिजिबल नहीं होगा जब तक कि वह ना हो, अनलेस का मतलब ना हो क्या, नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नंबर दूसरा हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और वो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होना चाहिए, यानी 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा की उम्र का बंदा होना चाहिए। और नंबर तीसरा, कई बार ये तीसरा जो है सी क्लोज ध्यान में रखिए, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, कि जो हाउस ऑफ पीपल है यानी लोकसभा है, उसके मेंबर का के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि ये कि हाउस ऑफ पीपल का मेंबर होना चाहिए, नहीं, उसके इलेक्शन के लिए हाउस ऑफ पीपल का मेंबर चुने जाने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 क्वालिफिकेशंस जरूरी है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज उसकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, और तीसरा क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। उसके बाद क्लोज 2 क्या कहता है, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट under the government of India or the government of any state or under any local or other authority subject to the control of any of the said government। क्लोज 2 क्या कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंट के लिए जो है, अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यानी लाभ का पद, या कोई ऐसा पोस्ट जिसके ऊपर वो कोई सैलरी में लेता हो या कोई अन्य कोई प्रॉफिट वगैरह अर्न करता हो, ठीक है, या कोई अन्य रेमुनरेशन वगैरह लेता हो, अदर रेमुनरेशन, ठीक है, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या फिर किसी लोकल या दूसरी कोई भी अथॉरिटी हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल हो, उसमें किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर वो नहीं होना चाहिए। यानी क्या कहते हैं कि भी इसकी 4 क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट के लिए, कौन कौन सी है। एक तो सबसे पहली बात वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स की एज कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, तीसरा हाउस ऑफ पीपल के मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और जो चौथा है वो क्या कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल या अदर अथॉरिटी में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं करना चाहिए, यानी किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कहीं से वो सैलरी नहीं लेते होना चाहिए, या अन्य जो रेमुनरेशन अलाउंसेस वगैरह वो नहीं लेता हुआ होना चाहिए, किसी ऐसे पोस्ट पर नहीं होना चाहिए कि जहाँ से वो कोई सैलरी वगैरह ड्रॉ करता हो। अब उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, क्या कहती है एक्सप्लेनेशन देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के पर्पज के लिए, ए पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन ओनली दैट ही इज द प्रेसिडेंट, अगर वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन और द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और इज ए मिनिस्टर आइदर ऑफ द यूनियन और फॉर एनी स्टेट। क्या कहता है आर्टिकल 56 का आर्टिकल 58 का क्लोज 2 ने तो ये कह दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो हेल्ड नहीं कर रहा होना चाहिए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या काउंट नहीं होगा, कि या तो वो खुद प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है किसी स्टेट का या किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जो है अपना यूनियन का या स्टेट का जो है मिनिस्टर वगैरह है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है काउंट नहीं होगा। यानी प्रेसिडेंट का ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, ठीक है, या किसी मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काउंट नहीं होगा। ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है, यानी अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या कोई मिनिस्टर है तो वो उस पोस्ट पर रहते हुए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। तो यानी 4 क्वालिफिकेशन हमने अभी यहाँ पर पढ़ी कि सबसे पहली क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा को होना चाहिए, उससे ज़्यादा एज का होना चाहिए। यहाँ पर तीसरी क्वालिफिकेशन हाउस ऑफ पीपल का मेंबर का इलेक्शन के लिए जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी हाउस ऑफ पीपल का मेंबर नहीं होना चाहिए,
उसके इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात लिखी हुई है। और चौथी बात क्या है कि कहीं किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक्सप्लेनेशन ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और आपके मिनिस्टर जो हैं वो उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। अब इसी बात को हम हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 58 को क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अर्हताएं का मतलब क्वालिफिकेशंस। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, निर्वाचित का मतलब इलेक्ट होने का, पात्र यानी क्वालिफाई, पात्र तभी होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है यानी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, जब 35 यानी 35 या उससे ज़्यादा साल की उम्र का है, और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, निर्वाचन का मतलब इलेक्ट होने के लिए अर्हित है, अर्हित का मतलब क्वालिफाइड है यानी लोकसभा का सदस्य है। ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित यानी इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड है यानी अर्हित है। उसके बाद क्लोज 2 क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। यानी क्लोज 2 ने क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी या अदर कोई अथॉरिटी जिसके ऊपर उस गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसमें अगर किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, किसी लाभ के पद पर है, तो वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण देखिए क्या कहता है? इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्र, संघ यानी यूनियन, सेंट्रल जिसको हम बोलते हैं लोकल उसमें लैंग्वेज में, संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। यानी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया था आपको। क्या कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कौन कौन से ऑफिस शामिल नहीं होंगे? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और यूनियन और स्टेट का कोई भी मिनिस्टर होगा, उसका जो ऑफिस होगा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो है शामिल नहीं होगा। तो ये आज हमारा आर्टिकल 56 से लेकर के 58 तक का हमने छोटा सा एक टॉपिक किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। और यदि नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा क्या कमी रही है, उसको हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, सैनिकों का सम्मान करें, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें, संविधान के आदर्शों और उसके मूल्यों का सम्मान करें और अपना कोरोना का वैक्सीनेशन, टीकाकरण समय पर करवाएं ताकि सरकार और प्रशासन के इस कोरोना के विरुद्ध जो अभियान है उसमें हम अपना योगदान दे सकें। और जब तक जरूरी ना हो तब तक अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना व अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। बस इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।